नमस्कार आप सभी को। मैंने पहले मई, जून और जुलाई महीने का बिहार करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है और काफ़ी जल्दी अप्रैल और मार्च महीने का भी करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों की ये डिमांड आ रही थी कि उनको बिहार स्पेशल में काफ़ी दिक्कत हो रही है और ख़ास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे ज़्यादा थे। तो मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है पहली बार और ये खास करके हिंदी मीडियम वालों के लिए है। वैसे तो प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से मीडियम ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये वीडियो का मीडियम हिंदी है और अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे भी जल्दी ही बिहार इतिहास के और भी वीडियो बना के ख़त्म कर दूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत, दूसरा प्रागैतिहासिक बिहार, और दूसरा बिहार में वैदिक और उत्तर वैदिक काल, और फिर बिहार में महाजनपद, और फिर पूर्व मौर्य काल के दौरान बिहार। हिंदी में पहली बार टाइप किया है मैंने काफ़ी दिनों के बाद इतना लंबा डॉक्यूमेंट, तो कहीं कहीं भी कुछ टाइपो हो जाएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी ये 5 टॉपिक सब मिला के 16 पेज का ये पीडीएफ है, तो थोड़ा लंबा है तो मैं जल्दी जल्दी बोलते जाऊंगा ऐसे भी। ये और हाँ, एक बात और, ये वीडियो कम्प्लीटली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है और काफ़ी मतलब कॉन्साइज वे में सब कुछ मैंने बताया है कि जिससे आपको बस प्रीलिम्स में फ़ायदा हो जाए और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते रहते हैं और उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो जो मिले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुषाण काल की स्मारकीय इमारतों के अवशेष मिले हैं चिरांद में। उसी तरह से कुम्हरार पटना में मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाले हॉल का अवशेष मिला है। और उसी तरह से अशोक के टाइम का वैशाली में, लौरिया अयराज में, लौरिया नंदगढ़ में, रामपुरवा में, इन सब में स्तंभ मिले हैं और इसमें मेनली ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है शिलालेख। और लौरिया अयराज पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण में। उसी तरह से एक जगह है अंतीचक भागलपुर में, इसमें विक्रमशिला मठ के अवशेष मिले हैं। और गोपी गुफाएं, लोमश ऋषि गुफाएं, बापियाका गुफाएं, बदाथी का गुफाएं और सुदामा गुफाएं, ये सब बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों मिले जो कि फ़िलहाल जहानाबाद में है। उसी तरह से कोल्हुआ मुजफ्फरपुर में भी अशोक स्तंभ के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। शिलालेख। सबसे पहले बराबर गुफा शिलालेख जो कि जहानाबाद में है, अशोक के काल का है। उसी तरह से नागार्जुनी गुफाएं, ये भी जहानाबाद में, और ये दशरथ मौर्य के काल का है और ये इसका संबंध आजीवक संप्रदाय से है। उसी तरह से पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख मिले हैं भागलपुर में और ये समुद्रगुप्त के टाइम का है। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत जिसको लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। ऋग्वेद में बिहार को कीकट नाम से जाना गया है और यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया है और इनको बोला गया है कि ये मगध के पूर्वज थे। उसी तरह से अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में बिहार का सबसे पहला बार उल्लेख किया गया है और इसमें मेनली मगध और अंग के बारे में बताया गया है। ये यजुर्वेद में विदेह राज्य के बारे में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि किस तरह से उत्तरी बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था। उसी तरह से शतपथ ब्राह्मण में गंगा के बैंक पे जो आर्य सभ्यता है उसके बारे में बात की गई है, साथ में विदेह साम्राज्य के बारे में बात किया गया है। बराह बराह पुराण में कीकट का फिर से जिक्र किया गया है और बोला गया कि एक अशुभ स्थान था। उसी तरह से अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का बार बार उल्लेख किया गया है। विनय पिटक में मगध का साम्राज्य और वैशाली गणराज्य का उल्लेख किया गया है। दिव्य वंदन में शुंग वंश का उल्लेख और दिव्य वंदन, और यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, मैंने बोला कि कहीं कहीं टाइपो हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, खैर बहुत मेजर इशू नहीं है। दिव्य वंदन और अशोक वंदन में अशोक के जीवन का उल्लेख किया गया है और ये अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। उसी तरह से थेरावली
में उन स्थानों का उल्लेख किया गया जहाँ पे महावीर ने अपना समय बिताया था। कल्प सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र में पुष्यमित्र शुंग के कुछ बातें मतलब कुछ बातें लिखी हुई हैं उसमें। और अर्थशास्त्र जो खैर आपको पता ही है, मौर्य एरा के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन है। मुद्रा राक्षस भी काफ़ी फेमस बुक है, आप लोग ये सब पता होना चाहिए। और गार्गी संहिता, इसको कात्यायन ने लिखा था और इसमें यवनों के आगमन के बारे में बात बताई गई है। अब आते हैं विदेशी यात्रियों का लेखा, मतलब यहाँ जो फॉरेनर आए थे उन्होंने क्या क्या लिखा और कौन कौन बुक्स लिखी और किसमें किसका उल्लेख है। सबसे पहले इंडिका बहुत फेमस है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें जानकारी है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से जानकारी। उसी से फाहियान, सबका ये टाइम पीरियड आप लोग देख लीजिएगा। फाहियान ने अपनी लेखनी में चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र किया है। ह्वेनसांग ने हर्ष के समय में आए थे तो उनका जिक्र किया है। उसी तरह से इत्सिंग नालंदा में आके 11 वर्ष तक रहे थे। और एक बुक है सी यू की, इसको लिखा था ह्वेनसांग ने और ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम प्री हिस्टोरिक बिहार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मेन स्थल थे, तो अगर सबसे ओल्ड स्थानों की बात की जाए तो उसमें मुंगेर, नालंदा, पटना और गया मेन है। उसके बाद अगर पूरा पाषाण कालीन स्थलों की बात की जाए तो उसमें मुंगेर और नालंदा है। उसी तरह से प्रारंभिक पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो मुंगेर के भीमबंध में मिले हैं। और गया के जेठी नामक स्थान पे पूरा पाषाण काल की कुल्हाड़ी और चाकू मिला है ना। और लेकिन ये भी पता चला है कि बिहार में ऐसा उस समय कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की एक्टिविटी नहीं थी। और बिहार में जो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी वो मेसोलिथिक पीरियड से ज़्यादा मिलना शुरू हुई है और वो सबसे पहले मिलना शुरू होता है मुंगेर से। और इसी से मेसोलिथिक मतलब यहाँ पे एक्चुअली हिंदी करना चाहिए था, मध्य पाषाण काल। और इसके जो मेन स्थल है मुंगेर और नालंदा। इस तरह से मध्य पाषाण काल के जो रॉक पेंटिंग नवादा, कैमूर और जमुई में मिले हैं। इस तरह से बिहार में नव पाषाण काल के जो स्थल हैं सारण और वैशाली में जो चेचर जगह है, ये तो फेमस आपको पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड से लिखा है। इस तरह से ताम्र पाषाण काल में बिहार के स्थल शामिल है। इसमें चिरांद, चेचर, चंपा, मनेर और गया का टारडी है। ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था, आप लोग देख लीजिएगा। अब बिहार में वैदिक और उत्तर वैदिक काल। विदेह का सबसे पहले उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है और ऐसा बोला जाता है कि उसके शासक जनक थे और मिथिला राजधानी थी। और वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए मलाड शब्द का उपयोग किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में, वो मैंने पहले बता ही दिया ये। उसी तरह से शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह राजा द्वारा अपने पुरोहित गौतम रोहगन की अग्नि का पीछा करते हुए गंडक नदी तक पहुंचने की घटना का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सब। और 1000 से 600 ईसा पूर्व के आते आते बिहार में बहुत बड़ी संख्या में आर्य फैल गए थे, जिन लोगों का मतलब जब माइग्रेशन हुआ था तो वो लोग मेनली यूपी और बिहार की ओर मूव किए थे। और बराह पुराण में कीकट को अशुभ स्थान बोला गया है और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बोला गया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। उसी तरह से अब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो जो शुरू में जो जनक वंश था उसका स्थान छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया था और जिनको जनपद कहा जाने लगा था। और यही जनपद आगे चल के महाजनपद बनते हैं। तो अब आते हैं इसके पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग बिहार में जो मेन महाजनपद से उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 16, आपको पता है कि पूरे इंडिया में 16 महाजनपद थे, उनमें 3 बिहार में थे, अंग, बज्जी और मगध। तो सबसे पहले अंग के बारे में देख लेते हैं। अंग का अथर्ववेद में पहला उल्लेख है और ये वर्तमान समय के जो भागलपुर के आसपास वाला इलाका है उसको बोलते हैं। और इनकी राजधानी चंपा थी। और महाभारत के इसका उल्लेख महाभारत में कर्ण के राज के रूप में किया गया है। और अंगुत्तर निकाय जो बुक है उसमें इसका उल्लेख 16वें महाजनपद के रूप में है। और दिग्ग निकाय में ये उल्लेख है कि इस राज्य की रूपरेखा महागोविंद ने बनाई थी। इसके फर्स्ट राजा तितिक्षु थे
और अंतिम राजा ब्रह्मादत्त थे, जिनको बिम्बिसार ने मार दिया था। उसके बाद अंग को मगध में मिला लिया था। दूसरा इम्पोर्टेंट महाजनपद जो बिहार में था, बज्जी, ये 8 या 9 संघीय कुलों से बना था। इसकी राजधानी वैशाली थी। और ये जो वर्तमान में इलाका है, वैशाली, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ फैला हुआ था। और इसके जो 3 महत्वपूर्ण वंश थे, वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक, सबसे पहले तीनों को अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले वैशाली की बात करते हैं। वैशाली के बारे में अगर बोला जाए तो मगध काल के दौरान राजा विशाल के नाम पर इसका नाम हुआ था, और ये वज्जी गणराज्य का मुख्यालय था। ये तो बहुत ही सबको पता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। और आम्रपाली वैशाली की ही थी, और ये इनको बुद्ध और अजातशत्रु का समकालीन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थशास्त्र में वैशाली के आदिवासी संघ का उल्लेख है। एक्चुअली आदिवासी नहीं, कुछ और वर्ड होगा, मतलब हाँ, मतलब उनके संघ का उल्लेख है। और उसे से महापरिनिर्वाण सूत्र में वैशाली के लोगों को क्षेत्रीय के रूप में उल्लेख किया गया है। और ये त्रिशला जो कि वैशाली की थी, इनको भगवान महावीर की जो माता थी, और ये वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। और चेतक ने अपनी पुत्री चिल्लाना का विवाह बिम्बिसार से किया था। ये भी वैशाली के ही थे। और फाइनली वैशाली को अजातशत्रु के द्वारा जीत लिया गया था। मैं वही सब पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया है या मेंशन किया है जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम अब है नहीं कि काफ़ी ज़्यादा एलाबोरेट किया जा सके। और इसलिए मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को करना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं। विदेह मिथिला, इसका यजुर्वेद में पहला उल्लेख है, और इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी है। इसकी राजधानी जनकपुर थी। और विदेह जो कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये मिथि जनक विदेह, ये इन्होंने मिथिला की स्थापना की बाद में। और आपको पता है कि सीता यहीं की राजकुमारी थी, जो कि जनक की बेटी थी, और इसके अंतिम राजा कराल थे। वैसे ये देख लीजिए, जंत्रिका महावीर इसी कुल के थे। मेन यही इसमें जानना, और कुछ नहीं। और अब मगध के बारे में तो हम लोग बाद में काफ़ी विस्तार में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फ़िलहाल देख लीजिए जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है। अब आते हैं पूरे मौर्य काल के दौरान बिहार कैसा था। सबसे पहले इसमें बात की जाती है बृहद्रथ राजवंश की, जिसका कालखंड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। इसके संस्थापक बृहद्रथ थे, जिनको मगध का सबसे पहला नोन राजा बोला जाता है, और ये ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। और जरासंध इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, जो कि बृहद का पुत्र था। और इनकी राजधानी राजगीर थी। उसको बाद में भीम के द्वारा मार दिया गया था। ये सब कहानियों का वर्णन महाभारत में है। और इनके अंतिम शासक रिपुंजय थे। इसके बाद एक छोटा सा राजवंश प्रद्योत वंश आया था, जो कि बहुत दिन तक नहीं चल पाया था। अब अगले राजवंश की बात करते हैं, हर्यक राजवंश। इसकी स्थापना बिम्बिसार ने की थी। इनकी राजधानी राजगीर थी, और ये बुद्ध के समकालीन थे। और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है महावंश है, उसमें इसका उल्लेख है। और ये उल्लेखित किया गया है कि बिम्बिसार को उनके पिता भाटिया ने राजा के रूप में नियुक्त किया था। इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस की नीति थी, वैवाहिक गठबंधन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती के शासक प्रद्योत के इलाज के लिए अपने निजी चिकित्सक जीवक को भेजा था बिम्बिसार ने। और ये अस्थायी सेना रखने वाले प्रथम शासक थे, स्टैंडिंग आर्मी रखने वाले। इनको सेनिया नाम से भी जाना जाता है। और प्रसन्नजीत की पुत्री कौशल देवी से विवाह करने के बाद इनको दहेज में काशी मिला था। इनकी दूसरी पत्नी जो पर इनका जिक्र है, चिल्लाना, लिच्छवी प्रमुख चेतक की बेटी थी। हालांकि उन्होंने अपने बड़े पुत्र दर्शन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अजातशत्रु ने उनको गिरफ्तार करके खुद राजा बन गए थे। अजातशत्रु, जिसको बिम्बिसार ने उसमें चंपा का शासक नियुक्त किया था, और उन्होंने अवंती शासक के हमले की आशंका से अपनी राजधानी राजगीर की किलेबंदी की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर किन्होंने किया था, अजातशत्रु। इसके बाद अजातशत्रु ने ही गंगा और सोन के संगम पे एक सैन्य शिविर की स्थापना की थी, जो बाद में जाके पाटलिपुत्र बना था।
इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया था, इसी वजह से इनका जिक्र बौद्ध और जैन दोनों के ग्रंथों में है। इनके समय में प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर के सप्तपर्णी गुफाओं में। और इन्हीं के टाइम में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ने महापरिनिर्वाण और निर्वाण प्राप्त किया था। ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इन्होंने राजगीर में बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इन्होंने लगभग 32 वर्ष तक शासन किया और उनको उनके पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। उदयन सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही कि इन्होंने फाइनली गंगा और सोन के संगम में पाटलिपुत्र शहर बसाया और अपनी राजधानी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी राजगीर से। और फाइनली इसका लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अवंती का पुत्र नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। अब आगे आते हैं। शिशुनाग राजवंश काशी के राज्यपाल शिशुनाग के द्वारा स्थापित किया गया था और उन्हीं के शासनकाल के दौरान अवंती फाइनली मगध का हिस्सा बन गया। इनकी 2 राजधानियाँ थी, राजगीर और वैशाली, और इनके पुत्र का नाम कालाशोक था। और इनके टाइम में ही दूसरी बौद्ध संगति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और इसी काउंसिल में बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित हो गया था। इन अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर दी थी। और कालाशोक के पुत्र नंदीवर्धन, यहाँ पे दंत सा होगा, सॉरी तलव्य सा होगा, कालाशोक के पुत्र नंदीवर्धन इस राजवंश के अंतिम शासक थे। अब आते हैं नंद वंश, जो कि लास्ट वंश था मौर्य वंश से पहले। यहाँ पे भी महापद्मनंद कर लीजिएगा, और मैंने जल्दी में टाइप किया है तो टाइपोज ऑब्वियस है, बट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, तो नंदीवर्धन की हत्या करने के पश्चात महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और उनको काफ़ी सारे नामों से जाना गया है। जैसे उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है एकरात या एकरात, और उनको अखिल छंत्रकारी या फिर सर्वछंतक नाम से भी और उग्रसेन के नाम से भी जाना गया है। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग नाम इनके लिए यूज किया गया है। महापद्मनंद को पहला शुद्ध शासक माना जाता है। खैर इसके बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं वैसा लिखा हुआ है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि कलिंग पे जीत थी और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, उनमें उनके द्वारा बनाई गई एक नहर का उल्लेख भी है। और ये एक बहुत ही व्यापक समाज स्थापित करने वाले पहले शासक थे। और महापद्मनंद के पुत्र धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंद के टाइम में ही सिकंदर ने भारत में हमला किया था। काफ़ी सारे लोग को मिसकॉन्सेप्शन है कि चंद्रगुप्त के टाइम में सिकंदर आए थे, लेकिन ये नंद के टाइम में, जो कि चंद्रगुप्त से जस्ट पहले, है ना। और फाइनली ये जो कुछ विद्वान हैं, पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष, वराह, रुचि और कात्यायन, ये सब विद्वान नंदों के समकालीन थे। तो मैंने काफ़ी जल्दी इतना टॉपिक ख़त्म कर दिया और बहुत ही जल्दी हम लोग मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम लोग मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड ये सब की बातें करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। और अगर हिंदी में रिस्पांस अच्छा रहा तो हिंदी के भी आगे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ में हमारा बिहार करंट अफेयर सीरीज तो चल ही रहा है। चलिए, थैंक यू।